आइए मिनट, देखो ये वुडन स्ट्रक्चर का एक बना हुआ हाइड्रल शेप है, आपको दिख रहा है? बताइए, कैन यू सी दिस? देखो ध्यान से, तो दिस इज octahedral shape and let me show you कि where the atoms are actually placed. Atoms are placed at the corner. जैसे एक एटम यहाँ पे प्लेस्ड होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूं, एक एटम यहाँ पे प्लेस्ड होगा, या लिगेंड जो है, एक यहाँ पर लिगेंड प्लेस्ड होगा, एक लिगेंड यहाँ प्लेस्ड होगा, 4 हो गया। एक यहाँ पे प्लेस्ड होगा 5 और एक यहाँ पे प्लेस्ड होगा अंदर में 6। सो दीज आर द 6 लिगेंड्स व्हिच आर प्लेस्ड हियर। तो देखो जो हम लोग बात कर रहे थे कि मर आइसोमर है ना, और फैक आइसोफेशियल एंड मेरिडोइनल डायोनल, तो मर और फैक वाले में जो हमने किया था, तो एफएससी में पे होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखो ये वाला फेस आ जाएगा जिसको मैं आपको, तो ये फेस आ जाएगा। सो दिस इज फेसियल, ऑक्टाहेड्रल के फेस पे होगा। बट इफ आई डू इट, एक मिनट है ना, ये इस पे मैं टच करूंगा तो ये लिखा जाता है ना, लेट मी रिवर्ट इट, हाँ जस्ट रुकिएगा। या नाउ आई कैन शो यू। लेकिन अगर मैं यहाँ देखो इस पॉइंट पे रखूंगा, इस पॉइंट पे रखूंगा और इस पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट मिलकर ऐसे रख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कौन सा फेस बनेगा? ये फेस बनेगा। तो ये फेस कौन सा है? ये फेस जो है वो देखो, ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल को डिवाइड, स्क्वायर शेप है ना, स्क्वायर वाले पे आ गया ना, ऑक्टाहेड्रल को बीचों बीच कट कर देगा। दिख रहा है बेटे? यस सर। दिख रहा है ना, वो चीज है। लेकिन अगर इन कॉर्नर्स पे रहेगा तो फेस पे रहेगा, और इन पे रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल को डिवाइड करेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा था। इवन आई कैन शो यू अनदर डायग्राम दैट विल help you to look at this figure in a different manner. So let me do that. ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूं अभी, just wait for a minute. One more diagram I will show you, but this one that I have shown is more descriptive. देखिए this one, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इस डायग्राम में अगर मैं ये वाला ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं और ये वाला ले लेता हूं, तो ये तीनों लूंगा तो क्या होगा? फेस पे आएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला और ये वाला लूं, ये जो बीच वाला प्लेन है ना, बीच वाला जो प्लेन है ना उस पे आएगा। तो बीच वाला प्लेन क्या करेगा? बीच बीच कट करेगा ना, तो पार्ट में ऑक्टाहेड्रल को। सो दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ऑक्टाहेड्रल में इस पे लाई करता है तो फेसियल होगा, इस पे लाई करता है तीनों क्लोरीन, तो वो मेरिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन फेसियल एंड मेरिडायोनल? बोलिए। यस सर। हाँ चलिए ध्यान दीजिए इस पे। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज यू ऑल हैव क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज फेसियल एंड व्हाट इज मेरिडायोनल, सो लेट्स मूव अहेड नाउ।
और देखो बेटे, अब आप जानते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल, है ना, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिज्म को जानते हैं। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने क्या जाना था, याद करिए। केमिस्ट्री में आप लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जब कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर याद आ रहा है? हैव यू हर्ड द वर्ड कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये सब वर्ड सुना है बेटा? बोलो, कम ऑन रितिका, heard the word chiral center and optically active compound? आपने तो ऑप्टिकल तो SN2 भी पढ़ा है, वहां भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है ना, रेसेमाइजेशन वगैरह। सर जिसके चारों वैलेंसी सर डिफरेंट डिफरेंट एटम से कनेक्टेड हो उसको सर हाँ, कायरल चारों कहते हैं। बैलेंसी, यानी कि चारों, अब देखो चारों तो कार्बन जितने में होगा क्या ना। भैया सर CH हाँ, सर, चारों मतलब की अगर सारे बात करेंगे वैलेंसी। तो कार्बन में होगा ये बेटा। सर ये है? सर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का। तो यहाँ पर जो है बेसिकली किस तरह से होगा, तो जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है, अब यहाँ पे वैलेंसी सेम, यहाँ पर सेम में भी आ जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ये देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लिवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब हो गया, द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं, यहाँ पर तो शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में बताऊंगा, है ना। ऑल्दो हम लोगों ने एक चैप्टर कर लिया ऑर्गेनिक का, बट आई विल रिवाइज, हेल्प यू पीपल टू रिवाइज दैट, डोंट वरी, है ना। जिनका रह गया उनको भी करवा देंगे। तो देखो, इससे पहले मैं उसको फिर से कराऊंगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ऑप्टिकल आइसोमर्स, so what are optical isomers? So let us talk about that। तो ऑप्टिकल आइसोमर हम किसको कहते हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ये हो गया कि बेसिकली दे सेम कंपाउंड एंड दे हैव सेम टाइप ऑफ बॉन्ड आल्सो, है ना। दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, सिर्फ ज्योमेट्रिकली जो है स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। तो इसमें ऑप्टिकल में आपका क्या हो जाएगा, ओके, कि द molecules of the sound with different spatial arrangement such that they are non-superimposable the molecules of same compound with spatial arrangement such they are non-superimposable more mirror image of each other are called enantiomers, है ना, are called enantiomers, है ना। the enantiomers are optically active compounds
The enantiomers are optically active compounds. Hence, चलिए पहले यहां तक लिख लो आप. The enantiomers are optically active compounds. इसको नोट करो. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. पोलराइज्ड लाइट के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग 12th क्लास में, इसी क्लास में बेसिकली पढ़ेंगे फिजिक्स में इन ऑप्टिक्स. ओके, सो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट. यू विल नो अबाउट द पोलराइज्ड लाइट इन ऑप्टिक्स चैप्टर. ओके, सो वो क्या करता है अभी बस समझ लो कि कंपाउंड जो होते हैं या इनैंसियोमर्स जो होते हैं, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन. एक अगर आपको क्लॉक रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ओके, चलिए इसको देखो. ये नोट हो गया बेटा. लिख लो. द टू टाइप्स optically active compounds are optically active enantiomers. कंपाउंड तो एक ही है ना, enantiomers. Enantiomers are called पहला एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी. वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी किधर रोटेट करेगा? आर, राइट साइड में करेगा, है ना. तो राइट साइड में रोटेट करता है. राइट का मतलब क्या हो गया? राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, है ना. एंड दूसरा हो जाता है आपका लीवो रोटेटरी, एलईवीओ. सो दिस रोटेट इन लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट का मतलब ऐसे देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज. तो राइट में आप ये भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज. तो जो क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट कर देता है वो आपका लीवो रोटेटरी होता है. अब सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, लाइट को रोटेट कैसे करता है? तो बेटा लाइट को रोटेट करने का मतलब है लाइट के डायरेक्शन की बात नहीं है, लाइट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, है ना. इतना तो आप लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. पता है ना? बोलो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वेव आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है. बोलो, मालूम है? लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ही तो है. यस सर. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं ना. यस सर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना है आप लोगों ने? सभी ने? बताइए, कभी ये वर्ड सुना है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? रितिका? Yes, sir. हाँ बेटा.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड सुना है? रितिका बताओ। Yes, sir. ओके देवेश, आपने सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यस सर, सुना है सर। सुना है ना? तो जैसा नाम है उसी से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, होंगे ना? पीयूष, डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीजें आप फिजिक्स में आपको बताएंगे, जल्दी ही आएगा, है ना? मैग्नेटिज्म के बाद ईएम वेव आता है ना? सो यू विल स्टडी देयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब हम लाइट के रोटेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रोटेट करता है कौन? डेक्स्ट्रो और लिबो रोटेटरी कंपाउंड। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा ऐसे। क्लॉक का मतलब क्लॉकवाइज में आपका कौन सा हाथ गया? इधर कौन सा हाथ है? राइट है। इधर रोटेट करेगा तो कौन सा हाथ है? लेफ्ट। राइट और लेफ्ट कहते हैं एक्चुअली, बट दैट इज डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज, लिबो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो जो लाइट है, लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है, मान लो इधर है, उसको इधर से ऐसे रोटेट कर दिया, इधर अगर रोटेट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इधर रोटेट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? लिबो रोटेटरी। इलेक्ट्रिक करता है, कौन है, क्यों रोटेट करता है, क्या होता है पोलराइज्ड लाइट, इनसे रिलेटेड लॉज एंड फिनोमिना, इनका मीनिंग, इनसे रिलेटेड थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को आप फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना? केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पोलराइजेशन, ये सब पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब वहां पर। समझे? फिलहाल आप इन बातों को नोट कर लीजिए। कम ऑन डू इट बेटा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? Yes, sir. हो गया. ओके। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के कंपाउंड का। अब वेयर इज डस्टेड? जैसे देखो, En
EN ऐसे ना, ClCl। अब इसी का मिरर इमेज बनाओ। तो मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा? CO, ये Cl जो है ये ऐसे हो जाएगा मिरर इमेज, और ये ऐसे आ जाएगा Cl En लाइक दिस। तो ये दोनों देखो, ये वाला जो है और ये वाला जो है, दोनों मिरर इमेज है। ये दोनों मिरर इमेज है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन impossible mirror image, and these are enantiomers. एक को अगर मैं डेक्स्ट्रो कह दूं, अगर ये वाला डेक्स्ट्रो है तो ये आपका है ना, LAEVO, लीवो रोटेटरी। तो वन विल बी डेक्स्ट्रो, रोटेटरी। तो बेटा आप एक बात याद रखोगे, इसमें दो तरह के होते हैं ना, सिस और ट्रांस। इसमें दो तरह का होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस। ये सिस है, सो दिस इज सिस, ये भी सिस है। इसका ट्रांस कैसा बनेगा? तो ट्रांस ऐसा बनता है, CO इधर, सॉरी Cl इधर, Cl इधर, एक इधर आ जाएगा En, है ना, और एक इथेन डाई एमीन इधर आ जाएगा। तो ये ट्रांस हो गया। तो ये ट्रांस हो गया, ये दोनों सिस है। नोट, आप नोट में इस बात को लिख लेना ध्यान से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि द कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, द shown above shows optical isomerism for cis type only। ट्रांस वाला तो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ट्रांस वाला जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सिर्फ जो सिस वाला है बेटा वही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज दैट क्लियर बेटे? बोलिए, बताइए। Yes, sir. हाँ चलो जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग। कम ऑन, डू इट क्विकली, नोट करिए। हो गया? सर हाँ बोलो बेटा। सर किसी भी कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन नहीं कर, इसीलिए मैं पूरा बात बोले ना, मैं नहीं समझा। सर आप किसी भी कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ट्रांस, हाँ ट्रांस नहीं करेगा। ट्रांस किसी भी कंपाउंड का जो इस फॉर्म में होगा वो नहीं करेगा, है ना। सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल। क्योंकि ट्रांस वाला का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजेबल, ओके बेटा, इसीलिए वो नहीं करेगा। लेकिन इसका मिरर इमेज नॉन, जैसे आप इसको ले, नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, ये क्लोरीन इधर चला जाएगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, है ना। रोटेट करेंगे तो ये आगे निकला हुआ है, जो आगे निकला हुआ है वो पीछे चला जाएगा, है ना, वो चीज है। तो इसीलिए वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। समझ? अब 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो 3D स्ट्रक्चर तो बोर्ड पे ऐसे बन नहीं पाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल जो दिए होंगे बुक में उसको याद रखना बेटा।
तो सिस वाला जो होगा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा, बट ये वाला ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, याद रखिएगा। यहां पर 6 बॉन्ड है ना, तो अगर यहां पर सेम एटम होते हुए भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन जैसा नहीं है, कार्बन का तो बॉन्ड टेट्राहेड्रल होता है ना, तो टेट्राहेड्रल हर तरफ से एक जैसा होता है ना। तो कार्बन के लिए कायरल होने के लिए चारों बॉन्ड अलग होने चाहिए, लेकिन कोबाल्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। हेक्सागन, उसमें क्या है, आपका शेप कैसा है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में ट्रांस वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, सिस वाला ऑप्टिकली, सॉरी, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, यस सर। हाँ चलो नोट कर लो इसको। अब आइए, तो ये 2 तरह का हमने देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है, लेट अस स्टडी दैट। आइए बच्चों, जानते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कम ऑन, इसको रब कर दे। आइए ध्यान दीजिएगा बेटा। सो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमने नाम पढ़ा था, करके मैं समझाता जाता हूं, आसान है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। आइसोमेरिज्म, लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि अलग टाइप ऑफ लिंकिंग होगी, है ना, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको किसके लिए होगा, तो आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड के लिए, द कॉम्प्लेक्स which have ambidentate ligand, which have ambidentate ligand shows linkage isomerism। ओके बेटा, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या था, जिसमें दो अलग अलग तरह के एटम लिगेटिंग होते हैं, है ना, जो लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था थायोसाइनाइड, साइनेट, SCN, है ना, SCN माइनस। तो SCN माइनस जो आपका था, तो उसमें क्या होता था, देखो SCN माइनस में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, तो सल्फर से भी लिगेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी लिगेट कर सकता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं एक लेता हूं, कोई भी कंपाउंड ले लो, से मान लो कि CO SCN होल 6 3 माइनस, सब ये है आपका। तो इसमें कोबाल्ट के साथ SCN कैसे जुड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोबाल्ट के साथ सेंट्रल मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर किसने डोनेट किया है, सल्फर ने डोनेट किया है, तो ऐसे हो जाएगा SCN, है ना, ये हो जाएगा आपका, समझा। दूसरा ऐसे हो जाएगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट को लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया है, ये हो जाएगा N, है ना, CS, ये हो जाएगा ऐसे, समझा। तो ये बॉन्ड बन सकता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो बॉन्डिंग है वो आपके
जो आइसोमेरिज्म थे उसमें बॉन्डिंग चेंज नहीं होता था, बस बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज होता था, कोई थोड़ा इधर हो जाता था, कोई थोड़ा इधर हो जाता था, कोई सिस हो जाता था, कोई ट्रांस हो जाता था, है ना बेटा, वो होता था। लेकिन आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, लिंकिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे हमने लिंकेज लिया, तो लिंकेज क्या हो गया, लिंक। तो लिंक यहाँ पे अलग अलग एटम के साथ बन रहा है, जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है, यहाँ डेंटेटिंग साइट है। एक तो आपका सल्फर से भी डेंटेटिंग कर सकता है, जैसे यहाँ पे किसने किसने बॉन्ड बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, सल्फर ने, और यहाँ पे बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, नाइट्रोजन ने। दो अलग अलग दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से यानी कि आपका जो है जो 6 HCN है वो आपका एस, सल्फर जो है वो दे रहा है लोन पेयर कोबाल्ट को, सल्फर आप कोबाल्ट को लोन पेयर दे रहा है, या नाइट्रोजन कोबाल्ट को लोन पेयर दे रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? बोलो बेटे, समझा? बताइए रितिका, क्लियर है बेटा? सर एक बार फिर से बता दो सर। अब बता रहे एम्बीडेंटेट लिगेंड पहले समझा बेटा, ये बताओ एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है? यस सर, डाइडेंटेट लिगेंड जैसे होते हैं सर वो, और अलग। हाँ हाँ बोलो। सर और कनेक्टिविटी एक बार में एक ही से करते हैं सेंट्रल एटम से। हाँ डाइडेंटेट तो ये है, कनेक्टिविटी एक ही से करते हैं, लेकिन जो इसकी डाइडेंटिसिटी है वो अलग अलग एटम की है ना, यस सर। एटम अलग अलग है। और जैसे एक जगह सल्फर है तो दूसरा कौन है, नाइट्रोजन है। जैसे NO2 है तो NO2 माइनस, NO2 माइनस में बेटा एक नाइट्रोजन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ऐसे। तो ऑक्सीजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, तो नाइट्रोजन से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो अब जरा सुनो, लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या हुआ? हाँ लिंकेज का मतलब क्या हुआ बेटे? लिंकेज का मतलब हुआ लिंक, लिंक मतलब बॉन्ड। तो बॉन्ड ही चेंज हो जा रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो हमने इस कंपाउंड की बात की, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी की बात की, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इसमें HCN जो है, HCN का जो बॉन्डिंग बना है कोबाल्ट के साथ, वो सल्फर बना सकता है या नाइट्रोजन भी बना सकता है। तो अगर सल्फर बनाया है तो अलग कंपाउंड हो गया, और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना है तो देखो कोबाल्ट और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है, यहाँ कोबाल्ट और सल्फर का बॉन्ड बना है। तो दोनों में बॉन्ड अलग अलग है, लिंकिंग अलग अलग है या नहीं? यस सर, यह है। तो इसीलिए इस तरह के आइसोमर को हम लिंकेज आइसोमर कहते हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर, हाँ सुनो, यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड नहीं बन रहा है, 6 HCN है, देयर आर 6। क्या बातें नहीं करिए, हेलो, बात नहीं करो। देखो तो यहां पर आप देखिए कि जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ एक बार बॉन्ड सल्फर बना रहा है, एक बार बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, तो बॉन्डिंग अलग अलग है। मतलब आपको कंपाउंड है CO HCN HCN HCN, एक मिनट, HCN 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 और एक ये HCN, और एक बार ऐसा कंपाउंड है CON, या कुछ HCN हो सकते हैं, कुछ NCS भी हो सकते हैं। तो NCS 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 और NCS, समझा? बोलो, दोनों यस जगह सर। देखो, तो एक जगह सल्फर से बॉन्ड बन रहा है, एक जगह से बन रहा है, तो बॉन्ड अलग अलग है, लिंकेज अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कैसे आइसोमर हैं? दिस टू आर लिंक आइसोमर्स। क्लियर हो गया? यस सर। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन डू दिस, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
हो गया? यूज समझे आप? यस सर। चलिए देवेश, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। ओके, राघव? यस सर। चलिए सचिन, आपको क्लियर है? ओके, नोटेड डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। I'm going to rub this. Next is coordination. Second one is coordination isomerism. ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है कि ये आइसोमर आपको आइसोमेरिज्म तब शो होता है जब आपको केटाइनिक और एनाइनिक इंटिटी, कोऑर्डिनेशन इंटिटी एक साथ हो। देखो, कोऑर्डिनेशन इंटिटी जब बनता है तो एक केटायन हो सकता है, फिर काउंटर आयन एनायन हो सकते हैं, एनायन तो काउंटर आयन केटायन होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काउंटर आयन कोई ना हो, एक केटायनिक कोऑर्डिनेशन इंटिटी हो और एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन इंटिटी हो। तो जैसे कि मान लो ये वाला है, देखो तो ध्यान देना, तो आप लोग Cr3 प्लस है ना, NH3 होल 6 ये ले लो, और ये मान लो Pt प्लेटिनम Cn माइनस होल 6। तो यहां हो गया 3 प्लस और यहां हो गया 3 माइनस, क्योंकि Cr3 प्लस था, Pt3 प्लस था। तो यहाँ पे लिखते नहीं है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? Cr3 प्लस है, यहाँ पे प्लेटिनम 3 प्लस। अब जरा सोचो, NH3 तो न्यूट्रल लाइगेंड है, NH3 इज द न्यूट्रल लाइगेंड। तो NH3 जो है न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 3 का चार्ज आएगा, लेकिन ये Cn माइनस है, तो +3 और -6 देखो, तो -6, तो -3 आ गया, तो +3 ये कैटायनिक लाइगेंड हो गया, ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी, और ये एनायनिक हो गया CATOIONIC, और ये हो गया ANIONIC, एनायनिक। तो जहां पर जिसमें कैटायनिक और एनायनिक, ध्यान से सुनिए, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन इंटिटी एक साथ जुड़े होते हैं, वहां पे हमारा जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होता है। अब जरा ध्यान देना, बहुत आसान है, समझ जाओगे कैसे होगा। देखो, क्रोमियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बोलो, क्रोमियम के साथ यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? कौन है लिगेंड? NH3 है ना, एमीन जुड़ा हुआ है। यहाँ साइनाइडो है ना, साइनाइडो, तो साइनाइडो लिगेंड है। तो यहाँ पर एमीन है और यहाँ साइनाइडो है ना, Cn माइनस। लेकिन अगर ये लिगेंड इसके साथ जुड़ जाए और ये लिगेंड इसके साथ जुड़ जाए, तो भी फॉर्मूला तो ओवरऑल वही रहेगा ना। बोलो, इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? Cr है ना, Cr अगर लाइन से लिखे CrPt है ना, और किसके साथ है वो अलग बात है, NH3 है ना, Cn होल 6, ये रहा। अब NH3 क्रोमियम के साथ है और ये इसके साथ हो जाए, या फिर ये इसके साथ Cr ले लो है ना, ये इसके साथ हो जाए और ये इसके साथ, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह से होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो गया,
है सेंट्रल एटम जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो चेंज हो गया। तो उस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर आप देखोगे कि हियर, पहले एग्जांपल लिख लो, फिर मैं लाइन से एक लाइन लिखा दूंगा। हियर Cr NH3, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, Cr NH3 होल 6, और इधर क्या हो जाएगा? Pt मेटल अलग होना चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंट मेटल, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अगर यहां भी क्रोमियम होगा तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, बताओ। नो सर। नहीं पड़ेगा ना बेटा। अगर यहाँ भी क्रोमियम हो तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस क्या होगा, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो Pt और Cn होल 6, ये चीज। अब अगर मान लो साइनाइड क्रोमियम के साथ और NH3 प्लेटिनम के साथ बना दे, दिस एंड दिस, Cr नहीं, पहले केटायन फिर एनायन, तब ये केटायन था, अगर NH3 इसके साथ आया तो ये केटायन बन जाएगा। तो पहले केटायन को लिखेंगे, तो NH3 होल 6 और यहां Cn होल 6 आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? सो दीज टू आर, जल्दी से लिख लो, फिर मैं एक लाइन लिखा देता हूं। कम ऑन, इस तरह के एग्जांपल है, आप देख सकते हैं बुक में। क्या दिख रहा है? क्रोमियम 3 के साथ Cr3 प्लस के साथ NH3 जुड़ा है, और Pt3 प्लस के साथ Cn माइनस जुड़ा है। यहाँ Pt3 प्लस के साथ NH3 जुड़ा है और Cr3 प्लस के साथ Cn माइनस जुड़ा है। क्लियर है बेटा? बोलो बच्चों, चलो जल्दी से नोट करो तो बेटे, बी क्विक। आप नोट करो, मैं थोड़ा मोबाइल आता हूं, है ना, ये डिस्चार्ज हो रहा है। एक सेकेंड। ओके, चलो दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे टेढ़ा करना, बिकॉज इन ऑर्डर टू रीच अप टू द चार्जर। ओके बेटे, हो गया? नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके, दैट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा लिख भी लीजिए जल्दी से। This isomerism
is observed in the complexes that consist of both cationic and anionic coordination entity that consist of both cationic and anionic coordination entity. This isomerism is observed complex that consist of both cationic and anionic क्या coordination entity है ना, in which the central metal atom or ion is of different type. ओके, सेंट्रल एटम या आयन डिफरेंट टाइप का है, वही आपका इसको शो करेगा। सेम सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा तब नहीं होगा। जैसे मान लो ये कोबाल्ट ही ले लें, कोबाल्ट NH3 है ना, 3+, और इधर भी ले लो आप कोबाल्ट CN6 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3- हो जाएगा। अब बेटा इंटरचेंज करेंगे तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा इंटरचेंज करने पे? नो सर। है ना। अब अगर मैं CN- को यहाँ ले आऊं, NH3 इधर ले जाऊं, तो फिर से वही रहेगा CONH3 एंड COCN-6, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक सेंट्रल मेटल आपका डिफरेंट नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? कम ऑन टेल मी, बताओ बेटे, है ना? Yes, sir. हाँ, तो कोऑर्डिनेशन का दूसरा एग्जांपल से आप ले सकते हैं। जैसे ये ले लीजिए आप, है ना, निकल वाला ले लेते हैं। निकल का Ni चेक करना पड़ेगा। Ni का 2+ आता था ना, Ni 2+ आता है। जस्ट Ni 2+ आता है। तो ऐसे एक रहेगा NiCN2-, और कोई एक और कंपाउंड देख लेते हैं जिसमें कि आपका 2 वाला आता है। प्लैटिनम का भी आ जाता है, PT ये CN4 कर दो, 4 लगाया नहीं, और यहां भी 4 लगा दो, ये 2+, तो इसमें 2+ हो गया, PT3 2+, एंड NiCN4 2-। तो ये आपको देख सकते हो, 2 का भी आपका जो है इसमें होता है। कम ऑन डू दिस। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन जो है आइसोमेरिज्म आपका शो करेगा। ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, CO NH3 3+ एंड इसका CR
होल 6 3 माइनस, तो इसकी जगह पर अब आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CN। तो पहले CN वाला तो बाद में लिखेंगे ना, माइनस वाला, तो पहले CR ले लो, CR NH3 होल 6 3 प्लस आएगा CN होल 6 माइनस। उसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, Ni NH3 4 प्लस and platinum CN4 2 minus। कम ऑन डू इट बेटा, इसको कर लो। ये एग्जाम्पल क्लियर है? चलो मैं थोड़ा चार्ज हो गया है तो मैं इसको सही जगह ले जाऊं जिससे आपको पूरा दिखे बोर्ड। ओके, सो नाउ यू कैन डू दिस। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, कम ऑन नोट देम। आगे बढ़ते हैं। हो गया? लिख लिया? बताओ देवेश, डन? नोट बेटा? लिख लिया सर। चलो ठीक है। मयंक आपने कर लिया बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो एटम है, सेंट्रल एटम के लिगेंड इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आपका केटाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी और एनाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिल करके आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आइए तीसरा जानिए। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये भी एक अच्छा सा है, इजी है, ध्यान देना। 4 तरीके का इसमें मैंने बताया था। फिर सॉल्वेट है ना, तो दोनों देखते हैं। सो थर्ड वन इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बेटे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे आयन है ना, अगर काउंटर आयन अगर आपका खुद लिगेंड है, तो वो क्या कर सकता है कि किसी लिगेंड को रिप्लेस करके खुद लिगेंड बन जाएगा और लिगेंड को काउंटर देगा, है ना। इस तरह से लिगेंड को हटा देगा उसमें से। तो इस तरह से कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल पहले लिखेंगे के बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए NH3 होल 5 SO4। SO4 में तो सल्फेट हो गया, तो 2 माइनस होता है ना, और Cr पे क्या होता है 3 प्लस, तो 3 प्लस 2 माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस आएगा ना, तो यहाँ मान लो Cl माइनस आ गया इस तरीके से। तो ये साइन समझाने के लिए लिखा है, इसको रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चार्ज बताने के लिए कितना आएगा, तो ये हो गया। अब सोचो क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेटिंग ग्रुप है, क्लोरीन भी तो लिगेंड है, तो वो क्या कर सकता है, ये लिगेंड अंदर चला जाएगा और सल्फर SO4 2 माइनस को बाहर कर देगा काउंटर आयन की तरह, यानी कि आपका ये बन जाएगा इसकी जगह, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका इसमें CO NH3
Cl, NH3 whole 5C, NH3 whole 5Cl and SO4। तो यहां पर देखो, अब ये 3 प्लस है और ये माइनस है, तो 3 प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस और Cl माइनस, तो 3 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे 2 प्लस आएगा, यहाँ 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ऐसे हो जाएगा। समझा? देखो क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन इज itself a ligand, that is, it is a strong ligand, potentially a strong ligand. So what it can do, this counter ion, which is chlorine, will replace the sulfate ion and it will become ligand itself. ये खुद ही ligand बन जाएगा, ये खुद ही ligand है ना, ये काउंटर आयन बन जाएगा, तो क्लोरीन बन जाएगा ligand और सल्फेट बन जाएगा काउंटर आयन। तो यहां देखो चेंज हो गया ना बॉन्ड। इसमें देखो, इसमें कैसा बॉन्ड था, अगर इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखूं तो ऐसा है, देखो कोबाल्ट है ना, NH3 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 बना भी देते हैं, NH3 NH3 NH3, इधर SO4 2 माइनस, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया NH3, और यहाँ 3 प्लस तो होगा ही चार्ज, ठीक है। और ये वाला जो है बेटा, ये क्या बना, ये ऐसा बना, कोबाल्ट NH3 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 और एक NH3, और इधर क्या हो गया Cl माइनस, और यहाँ 3 प्लस, तो इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पूरे पे चार्ज आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस, तो माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाता है Cl माइनस, यही Cl माइनस इसको रिप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज आ जाएगा 2 प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा SO4 2 माइनस। समझा? तो ये चीज है, चलो इसको नोट कर लो, फिर एक लाइन इसमें भी लिखा देंगे, उसके बाद लास्ट है आज का, वो भी पढ़ लेते हैं बेटा। कम ऑन डू दिस, लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो इसमें बेटे। Is this done? ये हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया सर। ओके फाइन, जल्दी से लिख लो। मैं इसको अब कर दूं बेटा एग्जाम्पल, आइए देखिए। So this type of structural isomerism is shown by the complex मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, complex in which
the counter ion is itself a potentially strong ligand. The counter ion places a weaker ligand from the complex and the replaced ion become the counter ion. जैसा आपने देखा था क्लोरीन जो है that was a stronger ligand than sulfur. So क्लोराइड जो है क्लोराइडो was a stronger ligand than सल्फेटो. तो उसने क्या किया था कि सल्फेट को रिमूव कर दिया, तो सल्फेट बन गया काउंटर आयन और क्लोराइड आयन बन गया क्लोराइडो ligand, है ना. तो वही चीज यहां पर मैंने आपको बताया है कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स in which the counter ion itself is itself a potentially strong ligand. एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो क्या होता है उसमें, the counter ion replaces a weaker ligand from the complex and the replaced ion becomes the counter ion. है ना बेटा, समझ गया ये? बोलो कम ऑन, क्लियर है बच्चों? बोलो बेटे. सर पीयूष आपको क्लियर है? यस सर. ओके. मयंक? यस सर. हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है. चलो रितिका बेटा आपको क्लियर है? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया ये? आइए लास्ट पार्ट हम लोग जानते हैं आइसोमेरिज्म का, है ना. नेक्स्ट क्लास 2 क्लास कम से कम और लगेगा, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. 2 क्लास में मोस्टली पार्ट खत्म हो जाएगा. चलिए डन. सचिन हो गया? यस सर. ओके चलो ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स मूव अहेड नाउ. लास्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जिसमें आपको यानी कि वाटर जो है ना वो आपको एज ए लिगेटिंग ग्रुप की तरह प्रेजेंट हो. सो लेट अस नो अबाउट द फोर्थ वन, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ये किसमें शो हो गया? इसको दूसरा आपका इसका नाम हाइड्रेट भी है. हाइड्रेट क्योंकि एक्वा प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है ना अभी कि एक्वा ग्रुप प्रेजेंट होगा, H2O प्रेजेंट होगा आपको एज ए लिगेंड. तो इसमें आपको सॉल्वेट, और इसमें ये जो है ना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टाइप का जो है आपको वो भी प्रेजेंट होगा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा मान लो
किसमें, लिगेंड में, या लिगेंड कन्वर्ट हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन इट विल बी कॉल्ड आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है इसमें। ध्यान दीजिए, जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज CrH2O6 है ना, 3+N3C, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज CrH2O6 Cl3, ऐसे लिखते हैं, है ना, Cl3। तो 3 काउंटर आयन है क्लोरीन। अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई क्लोरीन अंदर आ जाए, है ना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं, चलो ज्यादा बेटर है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। Cr, एक वाटर यहां से निकल के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट में कर, तो CrH2O5 एक Cl, बिकॉज Cl इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना, लेकिन इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, टाइप का, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में ये पाया जाता है। CrH2O5 Cl ये बन जाए और एक H2O इधर आ जाए, है ना, एज अ वाटर ऑफ सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन टाइप का, या फिर ऐसे हो जाए, है ना, Cr, देखो बेटा, CrH2O4 Cl2 क्या हो जाएगा, 2H2O, या हो जाए CrH2O3 Cl3 और यहां 3, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये देखो, सो ऑल दीज आर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना, ओके, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और अगर आपका ये पानी में इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये फॉर्म में ये पॉसिबल हो सकता है, इन सभी फॉर्म में ये प्रेजेंट। क्लियर है, बताइए, देखिए अच्छे से, कम ऑन, इसमें कोई डाउट, देख लो बेटा, बताइए पीयूष, क्लियर है बेटे? यस सर। ओके, देखो अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको कर लो आप। देखिए मयंक, क्लियर है बेटा? बताओ बेटे। सर इसमें हाँ, जितने इसमें वाटर 4 होंगे आइसोमर्स। बेटा, वो तो जितने वाटर निकल सकते हैं निकल जाएंगे, है ना, वो चीज है। एक्चुअली सब प्रेजेंट रहेगा, पानी में मिला दिए ना, तो अब ये भी प्रेजेंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। अगर नंबर पूछेगा तो 4 पॉसिबल है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में 4 पॉसिबल है, यहाँ पे 4 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, चलो हो गया, डन बच्चों। So here we have discussed about different types of coordination compound. Now in the next class we will see bonding. Coordination compound बनते कैसे हैं, है ना, तो वो सारा चीज बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना बेटे। तो आज यहीं तक इसको एंड करें। Should we end the lecture now? नोट कर लिया? अच्छा, इस पे मैंने लिखाया नहीं, नोट लिख लो, है ना। बिफोर गोइंग यू प्लीज राइट डाउन द नोट, नोट लिख लीजिए आप लोग, लिख लो। This isomerism is observed when water is present as a solvent, है ना। अब दूसरा भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए है बेटा, है ना, प्लेटिनम
ये प्लैटिनम वाला मत लो, ये भी है। किसको ले ले, इसको हम निकाले, चलो ले लो। NiH2O है ना, होल 4 ये ले लो, 2+ आएगा, तो 2+ आएगा ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो न्यूट्रल होना होगा। तो चलो ये एग्जांपल बन पाएगा, है ना, बस यहां तक आप लिखिए। ओके, चलो इसको लिख लो, वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट। इस केस में क्या होगा कि जो है उसमें आपको वाटर जो है वो बाहर आ सकता है, एंड काउंटर आयन कैन फॉर्म द लिगेंड बॉन्ड विद द मेटल। तो बस इतनी बात को आप याद रखिए। सर 4 ही आइसोमर्स बनेंगे क्या सर? हाँ, इसमें तो 4 ही बन पाएंगे ना, क्योंकि कितने आपके क्लोरीन आ सकते हैं ये बताइए, कितने क्लोरीन बेटा अंदर आ सकते हैं? यस सर, है ना, 3 क्लोरीन अंदर आ सकते 3 हैं। क्लोरीन अंदर आ सकते हैं, और एक बार बाहर होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 4 ही पॉसिबिलिटी बन पाएगा। हाँ? अब जैसे कि आप इंफॉर्मेटिव देखेंगे, कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है, वो एनसीईआरटी वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, इसका कलर वगैरह का, इसका कलर वायलेट होता है, वायलेट। अब कलर रखना ही पड़ता है ना, ओके, और इसका कलर होता है ग्रीन, बाकी नहीं है, ठीक है, इसका वायलेट और इसका ग्रीन। तो यानी कि ये दोनों क्या आइसोमर्स है, तो दोनों अलग अलग आइसोमर की कलरिंग, यानी कि जो कलर होता है ना वो अलग अलग होता है ना। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वायलेट से ग्रीन कैसे चेंज हो गया, जब हमने उसको वाटर में मिक्स किया तो कैसे चेंज हो गया? तो बस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के कारण हो गया, है ना, बिकॉज इट फॉर्म्स इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म लाइक दिस। का भी कुछ कलर होता होगा, वो तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, है ना, या बुक वगैरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप रखो, तो आज यहां तक रखते हैं बेटे, एंड वी विल मूव फर्दर। अगली क्लास में मोस्टली समझ लो कि जो मेन पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, है ना, और एक और क्लास करके इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्लास को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। आप सभी ने नोट कंप्लीट कर लिया?